Hello students, I am Raja Rampal from Pal English classes. I am going to tell you about compound sentence. Look here at the book. देखिए बेटा कंपाउंड सेंटेंस, इस कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संयुक्त वाक्य। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब समझिए इस बात को। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं। या तो एक होगा या दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बट प्रिंसिपल क्लॉज एक ही होता है। और इन दोनों क्लॉजेज को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की आवश्यकता। ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज अपना अर्थ अपने आप में पूरा कर सकता है, इसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उसी तरीके से कोऑर्डिनेट क्लॉज भी अपना अर्थ अपने आप में पूरा कर सकता है, इसको भी किसी के विशेष सहारे की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, देखिए ये मान लीजिए बड़े भाई हैं तो ये छोटे छोटे भाई। छोटा भाई आपका एक भी हो सकता है, आपके दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि पिता की संपत्ति पर हक जितना बड़े भाई का है उतना ही हक छोटे छोटे भाइयों का भी होता है। ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लॉज बड़े भाई है और ये सब छोटे छोटे भाई। तो इस तरीके से प्रिंसिपल क्लॉज अपना अर्थ अपने आप में पूरा कर सकता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी अपना अर्थ अपने आप में पूरा कर सकता है। ठीक है। इनको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा चार प्रकार का होता है। नंबर 1, नाम लिख लीजिएगा। नंबर 1 कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है। नंबर 2 अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नंबर 3 एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नंबर 4 इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिए। कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये जो कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है इसमें हम लोग साधारण से वाक्यों को जोड़ते हैं। साधारण से वाक्यों को जोड़ते हैं जिस कंजंक्शन की सहायता से, उसको कहते हैं कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है। दूसरी बात है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अल्टरनेटिव नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या, जिसमें अल्टर हो, विकल्प दिया हुआ हो, या तो ये काम कर लीजिएगा, ये काम कर लीजिएगा, या तो इस बात को चुन लीजिए या इस बात को चुन लीजिए। जहां पर अल्टर दिया हो वहां पर अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। थर्ड नंबर एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब है विरोधमयी, यानी कि विरोध प्रकट करने वाली बात। जब एक बात का दूसरी बात में अपोजिट अर्थ निकल रहा हो, यानी कि विरोध हो रहा हो, वहां पर हमारा एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाता है। चौथी बात आई है इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इलेटिव का मतलब होता है परिणामवाचक। परिणाम मीन्स रिजल्ट। ठीक है।
तो जब एक बात का दूसरी बात में रिजल्ट निकल रहा हो, वहां पर हमारा रिलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको लिखवाता हूं, लिख लीजिएगा। नंबर 1 डालिएगा, कूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा साधारण। ठीक है, इसके अंतर्गत साधारण से दो वाक्य दिए होते हैं और इनको हम लोग साधारण से कंजंक्शन के द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें कंजंक्शन कौन कौन से आते हैं वो देखिएगा, आप लोग लिखिएगा। एक तो एंड होता है, ठीक है, एक आपका होता है बोथ डैश डैश डैश, फिर एंड, बोथ एंड होता है। एक होता है आपका एज डेल एज, फिर एक होता है नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, इस तरीके से 4 तो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है हमारा नाउ भी होता है, बेल भी होता है। ठीक है, etc। सबसे मेन चीजें 4 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका एंड हो गया, बोथ एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो। ये कंजंक्शन 4 तो आप बिल्कुल रट ही लीजिएगा, चारों कंजंक्शन ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। ही इज रिच, ही इज ऑनेस्ट। ही इज रिच, फुल स्टॉप, ही इज ऑनेस्ट। देखिए, ही इज रिच, ही इज ऑनेस्ट। वह रिच है, वह ऑनेस्ट है, वह अमीर है, वह ईमानदार है। यदि अमीर आदमी ईमानदार है तो इसमें कोई ना तो अल्टरनेटिव है, ना ही इसमें विरोध है, अपोजिट भी नहीं है, और ना ही इसमें रिजल्ट निकल रहा है। साधारण सी बात है, अमीर आदमी अगर है और वो ईमानदार है तो ये सरप्राइज की बात नहीं, बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी बात है। यही बात मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं। जैसे ये बात आपका ही इज रिच और ही इज पुअर, आई एम सॉरी, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पर है ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है, वह ईमानदार है। गरीब आदमी यदि ईमानदार है तो ये उसकी कंडीशन के अपोजिट है। जब अपोजिट है तो इसमें हमारा एडवर्सेटिव लगेगा। ठीक है, तो इसका बनता है, इसको मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। इसका बनेगा ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, बट कंजंक्शन इसमें बट ही लगेगा क्योंकि अपोजिट बात है। भाई देखिए, यदि किसी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को अगर 10 रुपए पड़े मिल जाते हैं, वो ईमानदारी पूर्वक यदि आपको वापस कर देता है तो समझ लीजिए उसने अपनी आवश्यकताओं को होते हुए भी आपको पैसे वापस कर दिए। अगर अमीर आदमी को 10 रुपए मिलते हैं, यदि उसने अपने आपको अगर वापस कर दिए उसने 10 रुपए, तो उसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। ठीक है, क्यों, उससे पैसे तो उसके पास कोई कमी नहीं है। साधारण सी बात है, साधारण सी बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका, वो बनेगा ही इज रिच एंड ऑनेस्ट। बिल्कुल साधारण सी बात है, वह अमीर है और ईमानदार है। एंड से जोड़ लिया, ये हमारा एज वेल एज से भी जुड़ जाएगा। तो देखिएगा,
he is rich as well as honest। ठीक है, अब मैं नीचे वाला मिटा देता हूं, इसकी अभी हमको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, he is rich as well as honest, मीनिंग वही है। तीसरे तरीके देखिएगा, ही इज बोथ रिच एंड ऑनेस्ट, बोथ और एंड से जुड़ गया। फिर देखिएगा, ही इज नॉट ओनली रिच but also honest, not only but also। ठीक है, देखिए एक बात को हम चार तरीके से लिख सकते हैं, बात वही है, मीनिंग वही है, कंपाउंड है। ही इज रिच, ही इज ऑनेस्ट, वह अमीर है, वह ईमानदार। ठीक है, ही इज रिच एंड ऑनेस्ट, बिल्कुल सही है, वह अमीर और ईमानदार है। ही इज रिच एज वेल एज ऑनेस्ट, वह अमीर है उसी प्रकार से ईमानदार भी है। ही इज बोथ, वह दोनों है, रिच एंड ऑनेस्ट। ही इज नॉट ओनली रिच बट आल्सो ऑनेस्ट, वह केवल अमीर ही नहीं है बल्कि ईमानदार भी है। ये चार तरीके से आपका हमारा कंपाउंड बनता है। ठीक है, इस तरीके से मैं समझता हूं कि कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन तो आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इसको बिताता हूं दूसरा बात। सेकेंड नंबर डालिए आप लोग, अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। आपको नाम से ही पता लग गया होगा, इसके कंजंक्शन क्या होते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, केवल और लगा हो सकता है बेटा, या नॉर, अदरवाइज, एल्स, इट। देखिए विकल्प, यहां पर विकल्प के बारे में जब बात की जा रही है तो हम लोग देख सकते हैं कि विकल्प हमारा प्रकट होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग हैं, बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। डू नॉट बी ए लेंडर, डू नॉट बी ए बारोवर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बोर्ड एग्जाम में भी खूब आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये खूब आता है। तो डू नॉट बी ए लेंडर, डू नॉट बी ए बारोवर। लेंडर मीन्स होता है उधार देने वाले, बारोवर मीन्स होता है उधार लेने वाले। ये कह रहा है उधार देने वाले मत बनो, उधार लेने वाले मत बनो। ठीक है, तो जब डू नॉट दोनों में लगा है, विकल्प है, दोनों काम के लिए मना किया जा रहा, तो इसमें नाइदर लगेगा, नाइदर बी ए लेंडर नॉर बी ए बारोवर। ठीक है, ये नाइदर लगा, ध्यान रखना। दूसरा देखिएगा, अगर कोई आपसे कहता है सिट हियर, गो योर होम। ठीक है, कोई कहे सिट हियर गो योर होम, सिट हियर यहां बैठो, गो योर होम अपने घर जाओ। विकल्प दिया ना, एक बात, दो में से एक काम चुनने को आपसे कहा गया, या तो यहां बैठो या अपने घर जाओ। तब देखिए हमारा क्या बनेगा, आइदर सिट हियर और गो योर होम।
या तो यहां बैठो या अपने घर जाओ, या तो यहां बैठो या अपने घर जाओ। दूसरे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल और का यूज कर सकते हैं, तो बनेगा सिट हेयर और गो योर होम, और का यूज कर दिया। हम लोग चाहे तो इसकी जगह पर अदरवाइज भी लगा सकते हैं, अदरवाइज मीन्स अन्यथा। हम लोग चाहें तो एल्स का भी यूज कर सकते हैं, बट हम लोग और का यूज इसलिए करते हैं, छोटा वर्ड है, स्पेल मिस्टेक का डर नहीं है, ठीक है। अदरवाइज का भी यूज कर सकते हैं और एल्स का भी यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं सेंटेंस दिया हमारा, द एनिमल में बी ए फिश, द एनिमल में बी ए फिश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। फुल स्टॉप। इट मे बी ए सरपेंट, इट मे बी ए serpent, full stop। दूसरा और सेंटेंस है, इट मस्ट बी वन ऑफ द, देखिए समझ बात में, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। द एनिमल में बी या फिश, में बी हो सकता है, एनिमल एक फिश हो सकता है, फिश मीन्स मछली। इट में बी या सरपेंट, या एक सरपेंट हो सकता है, सरपेंट मीन्स होता है सांप, या एक सांप हो सकता है। इट मस्ट बी वन ऑफ देम, ये उनमें से एक जरूर होगा। जब एक उनमें से एक जरूर होगा तो इस वाले सेंटेंस का तो काम खत्म होगा। जब हम लोग जोड़ेंगे, इसको जोड़ के हम लोग कंपाउंड बनाएंगे, तो इस सेंटेंस का यहाँ पर काम खत्म होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, एनिमल एक फिश हो सकता है या एक सांप हो सकता है, ठीक है। तो जब मे बी लगा होता है तो मे बी हटा करके हम लोग तो इजारम लगाएंगे, ध्यान रखिए इस चीज को। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, द एनिमल इज, ठीक है। बात इसमें है, ये फिश, ये सरपेंट, यहां लगाएंगे लोग आइदर ए फिश और ए सरपेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जानवर है, या तो एक फिश है या एक सरपेंट, निश्चित हो गया। अल्टरनेट मतलब दोनों नहीं हो सकता है, कोई एक है। जानवर है या तो एक मछली या तो एक सांप, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज आंसर बड़ा, ही मे बी ए फूल, फुल स्टॉप। ही मे बी ए नेव, ही मे बी ए फूल, फूल मीन्स मूर्ख। ही मे बी ए नेव, नेव मीन्स धूर्त, धूर्त मीन्स दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति। तो ही मे बी ए फूल, वह एक मूर्ख हो सकता है। ही में बी ए नेव, वह एक धूर्त हो सकता है, ठीक है। मतलब इन दो में से कोई एक तो है। मे बी यहां भी दिया है, मे बी यहां भी दिया है, तो मे बी हटा करके हम लोग इजारा लगाएंगे, तो ही इज आइदर ए फूल और ए नेव। ये सेंटेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइदर और। दूसरी चीज यहां पर है, अल्टरनेटिव में आता है। नेक्स्ट देखिएगा, मेक हेस्ट, यू विल मिस द ट्रेन,
ठीक है। मेक हेस्ट, मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करो, यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है। ये कह रहा है जल्दी करो अन्यथा तुम ट्रेन को मिस कर दो, तो मेक हेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो अन्यथा तुम ट्रेन को मिस कर दो। तो इसका कंपाउंड जब बनाने को इस तरीके का, तो देखिएगा मेक हेस्ट और अदरवाइज एल्स, कोई भी लगा लीजिए आप, यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो अन्यथा तुम ट्रेन को मिस कर दो। मैं समझता हूं कि अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। अब मैं थर्ड नंबर आपको बताता हूं। थर्ड नंबर डालिएगा एडवर्सेटिव, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका मीनिंग होता है विरोधमय, जो विरोध प्रकट करे, अपोजिट बात हो, उसका प्रयोग यहां पर होता है। तो यहां पर कंजंक्शन होते हैं इसके बट माने लेकिन, यट मीन्स फिर भी होता है, स्टिल होता है, हाउएवर होता है, बट होता है, यट होता है, स्टिल होता है, हाउएवर होता है, ठीक है, व्हाइल होता है, वेयरएज होता है, व्हाइल होता है, वेयरएज होता है, इट इज, बट मीन्स लेकिन, यट मीन्स फिर भी, स्टिल मीन्स फिर भी, हाउएवर किसी तरीके से, व्हाइल मीन्स जबकि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब, वेयरएज मीन्स जैसा, ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जाम्पल, गुड बॉयज वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, बैड बॉयज बेस्ट दियर टाइम। देखिए गुड बॉयज वर्क हार्ड, अच्छे लड़के मेहनत करते हैं, बैड बॉयज वेस्ट दियर टाइम, बुरे लड़के अपना समय बर्बाद करते हैं। अब डिसाइड आपको करना है, आपको अच्छे लड़के बनना है, अच्छे बच्चे बनना है या बुरे बनना है। इस लॉकडाउन के टाइम पर आपको अच्छे बच्चे बनना है, अपने पढ़ाई के समय का सदुपयोग कीजिए, एवरी मिनट मस्ट बी यूटिलाइज्ड, ठीक है। गुड बॉयज वर्क हार्ड, बैड बॉयज वेस्ट दियर टाइम। अच्छे लड़के अपना वर्क हार्ड करते हैं, बुरे लड़के अपना समय बर्बाद करते हैं, ठीक है। अपोजिट बात हो गई। जब अपोजिट बात हो गई तो एडवर्सेटिव, ठीक है। इसमें हम लोग बट का भी यूज कर सकते हैं, यट का भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाइल इसमें बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग व्हाइल के यूज से ही बनाइएगा इसको। गुड बॉयज वर्क हार्ड व्हाइल बैड बॉयज बेस्ट दियर टाइम। ये व्हाइल मीन्स जबकि, गुड बॉयज वर्क हार्ड, अच्छे लड़के मेहनत करते हैं, जबकि बुरे लड़के अपना समय बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा हमारा एडवर्सेटिव, ठीक है, एडवर्सेटिव है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए वही चीज मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि एक वाक्य दिया जैसे ही इज पुअर, फुल स्टॉप, ही इज ऑनेस्ट। मैंने आपको
जब कम्युनिटी में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था ही इज रिच, ही इज ऑनेस्ट, वो तो साधारण सी बात थी। बट यहां पर क्या है, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है, वह ईमानदार है। भाई गरीब आदमी को पैसे की आवश्यकता है, बट यदि आपको पड़े हुए पैसे उसको मिल गए, उसने यदि आपको वापस कर दिए तो समझ लीजिए उसने अपनी आवश्यकता के अपोजिट में जाकर के आपको पैसे वापस कर दिए, तो वो ईमानदार है। और ये बात हमारी एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेगी। तो वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। हम लोग कहते नहीं है कि वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, वही चीज यहाँ पर है, लेकिन लगेगा, ये एंड से नहीं जुड़ेगा। ये बात साधारण सी नहीं है। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है, वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। ठीक है, तो दूसरी बात बताता हूं आपको, ही इज रिच, ही इज नॉट प्राउड, वह अमीर है, वह घमंडी नहीं है। अमीर आदमी को घमंड आ जाना नेचुरल है, स्वाभाविक है। यदि वह अमीर है, वो घमंडी नहीं है, तो समझ लीजिए उसकी कंडीशन के अपोजिट में बात चली गई। ठीक है, जब अपोजिट बात होती तभी तो हम लोग कहते हैं वह बड़ा अमीर आदमी है भाई, लेकिन वो घमंडी नहीं है। लेकिन लगा ना, साधारण सी बात नहीं है, ये अपोजिट में बात हो गई, इसलिए यहाँ पर बट का यूज किया जाएगा, यट का भी यूज कर सकते हैं। ही इज रिच बट ही इज नॉट प्राउड, वह अमीर है लेकिन वह घमंडी नहीं है। बट ना लगाइए तो आप यट लगा सकते हैं। ठीक है, वह अमीर है फिर भी वह घमंडी नहीं है। कितनी अच्छी सी बात है, देखिए। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूं एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आपके समझ आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो मुझको कमेंट करके बताएं, लेकिन इसको वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, आगे देखिएगा फोर्थ नंबर, इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें क्या होता है, परिणाम होता है। परिणाम मतलब रिजल्ट। ठीक है, जब एक बात का दूसरी बात में रिजल्ट निकल रहा हो, वहां पर इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाता है। जब एक बात का दूसरी बात में रिजल्ट निकल रहा हो, यहां पर हमारे कंजंक्शन होते हैं सो मीन्स इसलिए, देयरफॉर मीन्स इसलिए। ठीक है, दूसरी चीज है फॉर। इस फॉर का मीनिंग होता है चूंकि। ठीक है, इस फॉर का मीनिंग होता है चूंकि। सो मीन्स इसलिए, देयरफॉर मीन्स इसलिए, फॉर मीन्स चूंकि। एक शब्द लगता है देन मीन्स होता है फिर जाता है। ठीक है, ये चूंकि जो होता है ये बिकॉज के इक्वल होता है, बिकॉज। लेकिन बिकॉज का यूज कहां होता है, कॉम्प्लेक्स में होता है। ठीक है, तो यहां पर जहां पर जैसे हिंदी में आपका क्यों किया है, तो वहां पर आप क्या करिएगा, फॉर का यूज करिएगा, तो कंपाउंड बनेगा। यदि आपने बिकॉज लगा दिया तो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बात का दूसरी बात में रिजल्ट निकल रहा हो, तो वहां पर हमारा इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाता है। जैसे हमने आपको दिया है, इट इज वेरी हॉट टुडे, आई विल नॉट गो आउट। इट इज वेरी हॉट टुडे, आई विल नॉट गो आउट। ठीक है, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर
नहीं जाऊंगा। ठीक है, यही डिसाइड कर लीजिएगा मैं बाहर नहीं जाऊंगा बिकॉज एट प्रेजेंट सच सिचुएशन इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो देखिए आज बहुत गर्मी है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आई के साथ यहाँ पर बिल दिया है, नॉर्मली आई के साथ साइन दिया होता है, बट यहाँ पर बिल दिया है, तो ये दृढ़ता पूर्वक बात कही गई है, कह रहा मैं जरूरी रूप से बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आज बहुत गर्मी है इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा, रिजल्ट निकल रहा है। तो इसका बनेगा इट इज वेरी हॉट टुडे सो आई विल नॉट गो आउट। इसके क्लास को आप चेंज कर दीजिएगा, आई विल नॉट गो आउट। ठीक है, फॉर इट इज वेरी हॉट। देखिए दोनों तरीके से आपका कंपाउंड बना, यहां सो से जुड़ा या फॉर से जुड़ा। इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ये कह रहा आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि नहीं, यहां पर चूंकि लगेगा, चूंकि बहुत गर्मी है। ठीक है, चूंकि आज बहुत गर्मी है। अगर यहां पर बिकॉज लगा दिया आपने तो आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरीके से चारों प्रकार के कंजंक्शन हुए और कंपाउंड आपका क्लियर हुआ। अब मैं एक सेंटेंस आपको बोलता हूं, ठीक है, और इस तरीके से मुझे आप इसको कमेंट करके इसका रिप्लाई दीजिए, बना के मुझे दीजिएगा। ठीक है, देखिए होमवर्क में एक सेंटेंस देता हूं ओनली, आई कैन नॉट हेल्प यू, आई हैव नो मनी। ठीक है, इसका मुझे कॉम्प्लेक्स करके कंपाउंड बना करके मुझे रिप्लाई करिए। देखता हूं सबसे पहले मुझे कौन रिप्लाई करता है। ठीक है।